गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आरबीएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है अपने पास और अपने पास एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में देख लेते हैं कि संख्याएं अपने पास कितने प्रकार के, कौन कौन संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, देखो आप सब जानते हो कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, ठीक है। फिर भी हम इसको देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं को पहले नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसको n से दर्शाया जाता है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी आपके पास नंबर, आप नंबरिंग करते हो, काउंटिंग करते हो, यानी 1 से स्टार्ट करते हो। तो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चलती है। तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है, उन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। उन संख्याओं को हम कौन संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। दूसरे नंबर पे हम बात करें कि प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ें कि पूर्ण संख्या बन जाए, तो हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं अपने पास क्या है, तो जो प्राकृत संख्या है उनके अंदर अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें, प्राकृत संख्या अपने पास है उसके अंदर अगर जीरो को भी ऐड कर दें तो अपने पास जो संख्याएं प्राप्त होगी उन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन कौन संख्या, जैसे हम स्टार्ट करते हैं जीरो से, ठीक है, जीरो इसमें ऐड होगा। जो प्राकृत संख्या है उसके अंदर किसको ऐड करना है, जीरो को भी ऐड करना है। तो जो प्राकृत संख्या आपकी, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। तो 1 के अंदर किसको ऐड किया, जीरो को, फिर वापस 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक ये चलेगा। तो इस प्रकार की जो भी संख्या है वो सारी की सारी संख्या कौन सी है, ये संख्या है पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बाद में अपने पास एक संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं में अब क्या अंतर है कि भाई पूर्ण संख्याओं में यदि नेगेटिव नंबर को भी आप ऐड कर लो, नेगेटिव संख्याओं को भी अगर काउंट कर लो, तो जो संख्या प्राप्त होगी उन संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जो भी संख्या प्राप्त होगी उन संख्याओं को कौन संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। कैसी, जैसे अपने पास है 0 से स्टार्ट हुई ये संख्या, तो अपने पास है पूर्ण संख्या है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है। अगर इन संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर लें तो अपने पास जो संख्या प्राप्त होगी, देखो -1 है, -2 है, ऐसे -3 है और इन्फिनिटी तक ये चलेगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कौन संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। कि जिन संख्याओं में, यानी कौन संख्या, पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी हम ऐड कर लें, काउंट कर लें, तो अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अगले नंबर पे अपने पास आती है सम संख्याएं। अब सम संख्याओं को देखते हो, तो सम संख्याएं क्या होती है, वैसे आप सब जानते हो, सब पढ़ते हो उसमें, कि वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। तो ये तो कंडीशन है कि जो संख्याएं क्या हो 2 से भाज्य हो। एक तो ये कंडीशन है। या हम कह सकते हैं कि वे संख्या जिसमें इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। इनके अलावा क्या होना चाहिए, 0 भी इसमें हो सकता है, तो ये 0 भी होना चाहिए। तो वे संख्या जिसमें इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक, इकाई का मतलब जानते हो ना कि हम कोई भी संख्या को काउंट करते हैं। जैसे अपने पास कोई संख्या है, ये अपने पास संख्या, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई का अंक है जो पहला नंबर आपका, ठीक है। यानी आपका जो पहला नंबर है, दाहिने तरफ से जो संख्या है, दाहिने तरफ का जो अंक है पहला नंबर का, उसको बोलते हैं इकाई अंक। तो यहाँ पे अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं क्या, सम संख्याएं। अगर यहाँ पे 2 से भाज्य, या तो हम कहेंगे कि इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 आ जाए, ये तो अपने पास कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। या हम कह सकते हैं कि 2 से भाज्य हो, यानी 2 से भाज्य एक की बात है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, 2 से भाज्य होते हैं। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्या। उनको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो कोई भी सम संख्या, तो इनमें से किसी भी नंबर को आप ले सकते हो, ठीक है। इनमें से आप किसी भी नंबर को ले सकते हो। जैसे आपने लिया कि 5, अपने पास है 6x, ठीक है, तो ये 6x अपने पास आ गया। यहाँ हम लिख सकते हैं 2x। x यहाँ पे क्या, x बिलोंग्स टू अपने पास n है, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। कि अपने पास x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो 6 एकम 6 आएगा। x की जगह मैं 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 आएगा। 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया। ये अपने पास 4x, x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ या 3 रखता हूँ तो मेरे पास हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। कौन संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या हमेशा प्राप्त होने वाली है।
ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि कोई भी सम संख्या है तो उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर है तो कोई भी नंबर, जैसे आप कोई भी नंबर के रूप में लिख सकते हो 2x है तो 2x के रूप में आप इसको लिख सकते हो। या हम इसको क्या करते हैं, कोई भी सम संख्या को आप इस रूप में लिख सकते हो या इस रूप में भी आप लिख सकते हो या आप इस रूप में भी, यानी सम अंक, अपने पास सम इकाई अंक कौन सा है, ये सम है, ठीक है। और x आप कोई भी चर वैल्यू है उसको आप लिख सकते हो। तो कोई भी आप सम संख्या हो तो उसको 2x 4x 6x 8x इस रूप में आप लिख सकते हो। x यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू, इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी प्राकृत संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप किसी भी सम संख्या को, किसी भी सम संख्या को आप कोई सी भी संख्या से गुणा करो, हमेशा सम संख्या आने वाली है। यानी सम संख्या से गुणा करो चाहे विषम संख्या से गुणा करो, सम और विषम से गुणा करते हो तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो x यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इनको गुणा करते हैं तो अपने पास कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या ही आएगी। तो ये अपने पास कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो सम संख्या को आप किसी प्रकार लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 2x के रूप में, कुछ भी आप लिख सकते हो, 2x 4x 6x 8x, कुछ भी आप इसको लिख सकते हो। इसी प्रकार अपने पास है विषम संख्या, ये तो सम हो गई। विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी होगी, तो विषम संख्या अपने पास आती है कि जो संख्या 2 से भाज्य, इसमें तो भाज्य है तो इसमें भाज्य नहीं होगी। तो वे संख्याएं जो 2 से भाज्य, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं हो, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। या हम कह सकते हैं इकाई अंक। इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक अपने पास क्या होना चाहिए, इकाई अंक या तो 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या अपने पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या अपने पास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो इनमें से कोई सा भी नंबर आ जाए तो उन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या। इसको लिखते कैसे हैं, यदि आपके पास जो भी अंक है, जो भी संख्या सम संख्या, उसके अंदर आप इनमें से कोई सा भी नंबर ऐड कर दोगे, इनमें से कोई सा भी नंबर ऐड करोगे तो आपके पास कौन सा संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि ये तो क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या में अगर विषम संख्या ऐड करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होगी। या अपने पास हो सकता है, या हो सकता है 2x + 3 भी हो सकता है, 2x की जगह भी कुछ भी हो सकता है, 2 की जगह अपन 4x भी ले सकते हैं, सम संख्या लेनी है ना, ये हो सकता है। या हो सकता है कि 2x अपने पास है तो 2x + 5 हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर हो तो यानी किसी भी सम संख्या में आपके पास जो इकाई अंक है उसमें 1 3 5 7 और 9 जोड़ दो आप, तो वो संख्या आपको कौन सी प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होने वाली है। इसके बाद में अपने पास आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो ये अपने पास होगी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब अपने पास आती है परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, वे संख्या जिसे किस रूप में लिखा जाता हो, p/q के रूप में लिखा जाता हो, उससे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, इसको हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो वे संख्या जिसे क्या हो, p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाता हो। पहली बात कंडीशन कंप्लीट हो गई, p/q यानी बट्टे के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो p/q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हम समझ चुके हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सारे आ जाएंगे, तो p/q का मान पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें एक मोस्ट कंडीशन इसकी कि q इज नॉट 0, q का मान 0 यानी q का मान 0 नहीं हो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशनों को अगर हम देखें तो अपने पास एक संख्या प्राप्त होगी, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेते हैं, जैसे अपने पास 5 है तो 5 अपने पास क्या परिमेय संख्या आएगा, तो हम कहेंगे कि p/q के रूप में लिखी हुई है क्या, तो अगर इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो इसके बट्टे में मैं लिख सकता हूँ 1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगी, परिमेय संख्या। दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, अपने पास फर्स्ट कंडीशन को ये कंप्लीट करती है, सेकंड को भी चेक करते हैं। p/q क्या पूर्णांक है, बिल्कुल p/q पूर्णांक है अपने पास, हम देख चुके हैं इसको। इसके बाद में q का मान 0 है क्या,
क्यू का मान 0 भी नहीं है, तो मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि मैं आपसे कहूँ क्या 0 एक परिमेय संख्या है क्या, तो मैं देखता हूँ कि 0 यानी p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बटे में एक लगा सकता हूँ मैं इसका, तो ये आपके पास p बटा क्यू का रूप हो चुका है। इसके बाद देखिए p बाई क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो p और q भी पूर्णांक है, ये बात भी क्लियर है। दूसरी कंडीशन भी इसमें कंप्लीट हो गई। तीसरी कंडीशन को देखिए, q का मान 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q बट्टे में q, तो q का मान 0 है क्या, तो q का मान 0 भी नहीं है, तो मतलब ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं कहूं कि 1/0 एक परिमेय संख्या है क्या, तो इसको देखते हैं कि p बटा q के रूप में लिखी हुई है, ठीक है, ये तो ठीक है, p और q पूर्णांक है, ये भी ठीक है, लेकिन q का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कुल मिला के बात है, अब ये कुछ भी हो सकती है, जैसे आपके पास 5 बटे माइनस के 5 बटे माइनस के 7, ये भी एक परिमेय संख्या, ठीक है, p बटा q के रूप में है, p और q क्या पूर्णांक है, और q का मान 0 भी नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याएं सारी कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन बट्टे में यदि 0 आ गया, यदि बट्टे में 0 आ गया तो ये परिभाषित नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगी, वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, यानी बट्टे के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, p व q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो शांत या अशांत प्रसार भी इसमें चलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या सीधा सा अगर इसमें हम अर्थ समझें कि आप किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग लगाते हो, किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग लगाते हो, और भाग लगाने पर आपका जो प्रसार है, प्रसार का मतलब क्या है, उसका जो आपका मान आएगा, भागफल आएगा, वो अगर अशांत आता है, कौन सा प्रसार होता है, अशांत और अनावर्ती, यानी उसकी पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। कैसे कि आपने p के अंदर q का भाग लगाया, या हम कह सकते हैं कोई भी संख्या है कि a के अंदर b का आपने भाग लगा दिया, और भाग लगाने पर आपके पास कुछ भी नंबर आया, 0.0 1 2 3 5 6 7 8 100 कुछ भी पता नहीं क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि ये अशांत, पहली कंडीशन तो कौन सा प्रसार है, अशांत प्रसार, अशांत प्रसार है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन इसमें अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब क्या है कि अंकों की इसमें क्या हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के प्रसार को हम बोलते हैं, इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब ये संख्या होती कौन कौन सी है, तो अपरिमेय संख्या अपने पास होती है जैसे रूट की जितनी भी संख्या है जिनका वर्गमूल हम नहीं कर सकते हैं। तो रूट की जितनी भी संख्या, जैसे रूट का 2 है, रूट का 5 है, रूट का 3 भी है, रूट का 5 भी है, तो ये अपने पास सारी की सारी संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या। और भी यानी रूट के 4 की बात करोगे तो रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन संख्या आ गई, परिमेय संख्या। तो जिनका वर्गमूल हम नहीं कर सकते उन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। या हम दूसरे शब्दों में देखें कि वे संख्या जिनका अशांत अनावर्ती प्रसार प्राप्त होता हो उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे अपरिमेय संख्या आपकी बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू की बात करें, पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो 22/7 तो इस रूप में अगर है ना ये, तो ये तो कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 की बात करें तो ये कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो 22/7 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। तो इस प्रकार से अपने पास परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने पास रियल नंबर है। तो अपने पास रियल नंबर आपको सबको पता है कि जो आपके पास संख्या रेखाओं के ऊपर जो भी अंक अंकित किए जा सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है। तो फिर वास्तविक संख्या है, तो फिर वास्तविक संख्याओं के बारे में हम इस पूरी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या, इस रेखा के ऊपर जितने भी नंबर आ सकते हैं वो सारे के सारे क्या रियल नंबर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें अपने पास फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हम सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले हम देखेंगे भाग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी संख्या में भाग लगाते हो तो किस प्रकार से लगाते हो और उसको लिखते किस प्रकार से, उसको हम देखेंगे और उसी से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देखेंगे। तो देखो, आपने कोई भी संख्या ली, जैसे मैं छोटी सी संख्या लेता हूँ, मेरे पास एक संख्या है जैसे 15 है और 15 के अंदर मैंने भाग लगा दिया कोई संख्या, जैसे मेरे पास है 4 है,
ठीक है। 4 का भाग मैंने 15 में लगाया तो 4 तिया 12 3 बार गया और शेषफल मेरे पास कितना बचा 3 बच गया। तो मेरे पास ये है, ठीक है। ये सामान्य भाग हो गया, आप सबको आता ही है, आप सभी इस भाग को आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, मैंने क्या किया, आपके पास जो ये संख्या है ये 15 क्या है, देखो ये मेरे पास है भाज्य, ये मेरे पास क्या है भाज्य, बराबर क्या होगा, ये मेरे पास क्या है भाजक, इनटू ये मेरे पास क्या है भागफल, और ये क्या है मेरे पास शेषफल। तो मेरे पास क्या हुआ कि ये संख्या है भाज्य, ये भाजक, और ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो इसको लिख दिया, तो इसी कंडीशन को ही बोलते हैं हम यूक्लिडी विभाजन प्रमेय। अब इसको हम दूसरे रूप से भी दर्शा सकते हैं, कैसे कि आपने क्या किया, कोई संख्या ली, कोई संख्या अपने पास a है, a के अंदर भाग लगाया b का, और b का भाग लगाने पर अपने पास भागफल आया q और शेषफल अपने पास आ गया r। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूं तो मैं इसको वास्तव में कैसे लिखूंगा, a मेरे पास है क्या भाज्य, b मेरे पास क्या है भाजक, इनटू भागफल मेरे पास क्या है q है, और r क्या है मेरे पास शेषफल। तो ये मेरे पास एक थ्योरम प्राप्त होती है मेरे पास। तो इसको मैं बोलता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको मैं क्या बोलता हूँ यूक्लिड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो इसको मैं बोलता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको क्या बोलता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम इसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्राप्त हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी की यहाँ पे कि ये जो r है ना, तो r की वैल्यू, ये जो r है तो r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी। अगर 20 के बराबर होगी तो एक बार भाग और चला जाएगा, और 20 से बड़ी होगी तो 20 में एक बार भाग और देना पड़ेगा। तो r की वैल्यू यानी जो ये शेषफल है ना, ये हमेशा जिसका भाग दिया जाता है उससे छोटा ही प्राप्त होता है, या फिर क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो r के बारे में हम लिखें तो r हमेशा क्या होगा, r हमेशा होगा कि b से तो छोटा होगा, b से क्या होगा हमेशा छोटा, लेकिन r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर प्राप्त होने वाला है। यानी r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, शेषफल 0 हो सकता है, साथ में b का मतलब क्या है अपने पास भाजक, तो भाजक से हमेशा क्या होने वाला है छोटा होने वाला है। तो ये अपने पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसका यूज कहाँ पे है, तो इसकी सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम किसको ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा, कोई भी 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या है, तो उनमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो गुणनखंड है जो कॉमन आ जाए दोनों संख्याओं में से, तीनों संख्याओं में से, तो उसको हम क्या करते हैं इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, तो ये अपने पास क्या a बराबर BQ प्लस R होती है। इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं। a अपने पास क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है भागफल है, और r क्या है यहाँ पे शेषफल है। ये अपने पास है। तो इसका लिखने का तरीका अपने पास ये होगा, यदि इस भाग को मैं लिखना चाहूँ, इस भाग को मैं लिखना चाहूँ, मेरे पास ये भाग है, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा, तो मेरे पास a बराबर कितना है 15 बराबर b, अपने पास b बराबर 4 है, इनटू q बराबर मेरे पास 3 है, प्लस r कितना है मेरे पास 3 है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, तो LHS बराबर RHS, इसमें देखो होता है क्या, तो ये मेरे पास फर्स्ट इसकी कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये आपका रूप कौन सा आ गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर लिखने का एक प्रकार हो गया। तो इस प्रकार से आप इनके क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रश्नवाली। तो प्रश्नवाली अपने पास रहेगी 2.1 स्टार्ट हम करने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।